बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट आने के साथ ही बड़े सारे लोगों ने बखन बखन का मुबारक मुबारक का। वजह यह थी जी, एक खातून की गवर्नमेंट आई है, यानी कि वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर काम होगा। मरियम नवाज साहिबा ने भी इस चीज को बड़ा कैश किया। कभी चली जाती थी और पुलिस वाली का दुपट्टा जो है वो नीचे गिर रहा होता था तो उसको उठा देती थी। कभी उनके पीछे एक खातून बेहोश हो गई तो उन्हें उठा के ले आई। और बार बार उन्होंने कहा जी, आज के बाद खवातीन और बच्चों के साथ इस मुल्क के अंदर, खास तौर पर सूबा पंजाब के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज बैठी है। ये पॉलिटिकल नारा उन्होंने लगाया, इसका बड़ा फायदा भी उठाया, जबकि हकीकत नाज़रीन किराम गंद गंद और सिर्फ गंद। जो वाकया मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और जो उसकी कुछ भयानक तफसीलात मिली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किस तरह से खवातीन को एक नहीं, दो नहीं, और ये उनके बयान आ चुके हैं, नंगा किया गया और फिर हुक्मरानों की नाक के नीचे किया गया। और फिर मतलब उसके ऊपर अभी तक कुछ हुआ नहीं है और उन शख्सियात की जानिब से किया गया जिनके ऊपर डायरेक्ट मरियम नवाज साहिबा की आशीर्वाद है। ये वाकया बड़ा अजीब है, बड़ा अफसोसनाक है। ये 4 खवातीन हैं जिनके साथ ये मामला पेश आया है। किसने किया, क्यों किया, पीछे क्या मकसद था और अभी तक क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। साइफर केस की का आज कट्टी कट्टा निकल गया जनाब। आज साइफर केस की ना धड़ाम से नीचे गिर गया है कोर्ट के अंदर। वहां पर क्या बातचीत हुई है, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कागजी वजीर आजम, एक दिन के अंदर उनके दिए हुए हुक्म वापस कर दिए गए हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और मरियम औरंगजेब के ऊपर और राना सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रही है पीटीआई। ये क्यों करवा रही है, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात। और हाफिज फरत ने जो है ना वो सही खिलाफ किया हुआ पंजाब असेंबली के अंदर। बाकी तो किसी की तकरीर, नदीम कुरैशी साहब की एक तकरीर आई थी और हाफिज फरत साहब अब तकरीर आई है उनकी, वो क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। पहले साइफर वाली बात कर लेते हैं और फिर ये खवातीन वाला मामला मैं आपके सामने रख देता हूं, चूंकि साइफर अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट और यानी कि ताजा ताजा हुआ है ये वाला मामला। तो जरा ये सुन लीजिए, फिर खवातीन वाली कहानी आपके सामने रखता हूं। साइफर की अदालत के अंदर आज 2-3 सवाल पूछे गए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे साइफर केस को तबाह करके रख दिया है। सबसे पहला सवाल तो ये पूछा गया है कि क्या ये बताइए, जिस डॉक्यूमेंट के गिर्द सारा केस घूम रहा है, वो डॉक्यूमेंट देखा, वकीलों ने देखा नहीं, फैसला करने वालों ने देखा नहीं, गवाहों ने देखा नहीं, जज को पता है नहीं, प्रोसिक्यूशन को पता है कि उसमें क्या है नहीं। अच्छा छोड़ दीजिए, जो उसका मतन है वही किसी को पता है नहीं जी। यानी कि जो डॉक्यूमेंट, असल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारा केस है, वो किसी ने देखा ही नहीं है। और उसके ऊपर एक आपने साबिक प्राइम मिनिस्टर को 10 साल सजा सुना दी, 10 साल की सजा सुना दी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को, जिसको ना किसी ने देखा, ना सुना, ना बोला, ना जाना, ना किसी को पता। दूसरा सवाल आज अदालत के सामने ये रखा गया। अदालत ने ये पूछा, ये बताइए कि जो वो साइफर की कॉपी है, यानी कि जो साइफर असली साइफर है, वो कहां पर है, क्या वो दफ्तर खारजा में है? तो इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने कहा जी वो दफ्तर खारजा में ही होना चाहिए। तो उस इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, अंदाजों के ऊपर बयान नहीं चलेगा, आपको खुल के बताना पड़ेगा। इसके ऊपर जो रिस्पोंडेंट या जिन्हें आप इमरान खान के वकला कह लें, उन्होंने जवाब दिया कि जनाब वो कॉपी दफ्तर खारजा के ही अंदर है, वो ओरिजिनल है। और फिर जहां जहां, और फिर आज अदालत ने भी ये बात मानी कि जिस साइफर के बारे में बात हो रहा है, वो एफआईआर के अंदर भी हर जगह पर भी ये जिक्र हो रहा है जी इमरान खान ने कॉपी घुमा दी, वो कॉपी का जिक्र है, असल साइफर तो अब भी दफ्तर खारजा के अंदर पड़ा है। ये बात क्लियर होगी। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और फिर इसके ऊपर एक और चीज सुन लीजिए। आज अदालत ने कहा, ये भी आपने बताया ना, ये आपने स्टैब्लिश नहीं कर रहे कि कॉपी चोरी होकर क्या दुश्मन मुल्क के पास पहुंच गई, और क्या अमेरिका के पास पहुंच गई, इंडिया के पास पहुंच गई, अफगानिस्तान के पास पहुंच गई, किसके पास पहुंच गया, किसने इससे फायदा उठा लिया, को पता तो चले ना, को अंदाजा तो हो कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किस यानी कि मुल्क को कैसे नुकसान हो गया। ये बात स्टैब्लिश हुई। इसके बाद तीसरी स्टैब्लिश बात जब हुई तो उसके बाद पूरे का पूरा केस धड़ाम से फारिग हो गया। बस इसके अंदर पुट्ठे भी लटक जाए ना तो इमरान खान ने बरी होना है, पुट्ठे भी लटक जाए तो इमरान खान बरी होगा। उसकी मैं वाज़ेह आपके सामने चीजें रख देता हूं। फिर सवाल पूछा गया, ये बताइए वो जिस बार कोड के बारे में कहा जा रहा है या जिस वो कम्युनिकेशन कोड के बारे में कहा जा रहा है, क्या इमरान खान ने वो कोड देखा?
यानी कि वो जिसे कहते हैं ना जी, कॉम्प्रोमाइज़ होगी, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो वो जो कम्युनिकेशन कोड होता है, क्या वो इमरान खान ने देखा? जी, वो नहीं देखा। अब मैं नाज़रीन किराम आपको बात समझाता हूँ, असल में ये कहने की कोशिश क्या कर रहे थे, अदालत ने किस चीज़ का नतारा किया है। साइफ़र आता है बाहर में कोडेड फॉर्म में, यानी किसी भी एम्बेसडर के साथ या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ क्या गुफ्तगू होती है, हमारे एम्बेसडर्स को एक सीक्रेट लैंग्वेज पता होती है, जिसे वो कोड में अपने पीछे भेज देते हैं दफ्तर खारजा के अंदर। अब बात को समझिएगा, हमारे एम्बेसडर को एक सीक्रेट लैंग्वेज पता होती है, हमारे दफ्तर के अमले को, यानी कि एम्बेसी के अमले को या यहाँ पर सफारती अमले को एक सीक्रेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। वो सीक्रेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि सीक्रेट लैंग्वेज के अंदर भेज देता है वापस वजारत खारजा में, ताकि उसको चोरी ना किया जा सके, ये ना पता चल सके कि पाकिस्तान के सफीर दुनिया भर में क्या बातें कर रहे हैं। वो कोडेड लैंग्वेज में बात आ जाती है दफ्तर खारजा के अंदर। दफ्तर खारजा क्या करता है, उस कोड को डिकोड करता है, यानी उस कोड के तहत जो बात हुई होती है उसको डिकोड करके जो सादी बात है उसकी कॉपीज बनती हैं और वो कॉपीज आगे जाती है। यानी कि जो कोडिंग है और डीकोडिंग है उसकी, उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ दफ्तर खारजा को होता है। अब इन्होंने ये कहा जी वो कोड दुश्मन के हाथ लग गए हैं, जबकि मैं ये कहता हूं, यानी कि आप सादी सी बात है, आज अदालत के सामने भी ये बात आई कि वो कोड डी कोड होके तर्जुमा पहुंचा, एक चीज का तर्जुमा पहुंच रहा है उसका कोडिंग से वापस, यानी कि उस जो कोड बनाया था या जो डी कोड उसका हुआ उससे, या सीक्रेट लैंग्वेज का पता ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को भी सीक्रेट लैंग्वेज का नहीं पता होता, प्राइम मिनिस्टर को भी उस सीक्रेट लैंग्वेज का नहीं पता होता। तो ना वो सीक्रेट लैंग्वेज पता चली, ना उस वो जो कॉपी होती है उसके ऊपर उस सीक्रेट लैंग्वेज को लिखा गया होता है, वो तो दफ्तर खारजा में होती है सारी चीजें, जिसे आप एक्चुअल साइफर कहते हैं। वो तो उसके ऊपर लिखे होते हैं, उसकी तर्जुमा करके आपने डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर को भेजना होता है उसकी कॉपी, तो वो डी कोड होकर तर्जुमे के तहत प्राइम मिनिस्टर के पास कॉपी पहुंची। और अगर वो कॉपी गुम भी जाती है तो वो ऐसे ही है जैसे सादा कागज। मुझे बताएं कि सिक्योरिटी कहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने पूरे दफ्तर के अंदर एक छोटे छोटे कागज का भी जिम्मेदार होता है? वो तो मिलिट्री सेक्रेटरी का काम होता है या प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने तो उठ के नहीं देखना होता कौन सा सफा किधर गया, कौन सा सफा किधर गया। तो आज इन तीन सवालों ने ये जवाब को नहीं था, पूरे का पूरा साइफर कोस की जो साइफर केस है उसकी कमर तोड़ दी है। साइफर केस टाइम टाइम फ्रेश आज की इस हेयरिंग के बाद साइफर केस की कहानी खत्म हो गई। अच्छा जनाब, अब बाकी कागजी कार्रवाई रह गई है, वो कभी खत्म हो जाए वो आप देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो मामला खत्म हो गया। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुनने अब आ जाते हैं, जरा मैं मेन स्टोरी के ऊपर आ जाता हूँ कि जो मैंने पर लिखा है कि मैंने मुझे नंगा किया गया और फिर ये क्या कहानी है। नाज़रीन कराम, मॉडल टाउन के अंदर एक क्लब है, मॉडल टाउन क्लब। वहां पर एक वाकया पेश आता है और ये वाकया पेश आता है उज़्मा कारदार के साथ। ये एमपीए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। एक्चुअली इनके जो हस्बैंड हैं कर्नल रिटायर्ड कारदार, कर्नल कारदार, और इनकी एक बेटी है आमना कारदार। आमना कारदार किसी ज़माने में मीडिया से वाबस्ता रही हैं मुख्तलिफ, और जो कर्नल कारदार हैं, कर्नल रिटायर्ड कारदार, वो मॉडल टाउन की सियासत में बड़ा नाम है। यानी कि कर्नल कारदार एक पूरा ग्रुप है। यानी एक तरफ आप यूँ समझ लें कि मियाँ साहब होते हैं और एक तरफ कर्नल कारदार होते हैं। तो कर्नल कारदार का ग्रुप है, जब भी मॉडल टाउन का इलेक्शन होता है तो कर्नल कारदार की उसमें बड़ी कहानी होती है। अब कर्नल कारदार की बीवी हैं उज़्मा कारदार। उज़्मा कारदार मॉडल टाउन क्लब में जाती हैं और मॉडल टाउन क्लब में जाके उनके कुछ ज़ेवरात चोरी हो जाते हैं, मुबैना तौर पर। वहाँ पर पुलिस वालों को बुलाया जाता है और ये जो उज़्मा कारदार हैं, ये नून लीगी एमपीए हैं और फिर वो ख़वातीन से इंटेरोगेशन होती है। अब नाज़रीन किराम, उन ख़वातीन में से एक आधी तो मीडिया के ऊपर आ गई और जो उसने कहानी सुनाई है, वो बड़ी ख़तरनाक और दर्दनाक है। उन्होंने बताया कि जनाब मर्द पुलिस ऑफ़िसर्स ने, पहले तो मर्द पुलिस ऑफिसर्स ने लेडीज पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर तशद्दुद किया। यहाँ पर उंगलियों में बॉल पेन दे के रखी और थप्पड़ मारे मुंह पे। एक डीएसपी ने थप्पड़ मारा और कहा, यानी कि जब वो जेवर चोरी हुआ तो इंटेरोगेशन हो रही थी, निकला किसी से भी नहीं, और इंटेरोगेशन हो रही थी तो वो गिर गई बेचारी, तो कहते तो रोती नहीं है। उसके बाद उस खातून ने बताया कि उज़्मा कारदार के सामने मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे नंगा किया गया, मेरी तलाशी ली गई। ये ह्यूमिलेशन है। मैं ये कहता हूँ 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ कर रही हैं उनके नीचे होने वाली एमपीए कर रही हैं, और मरियम नवाज़ साहिबा का इसमें क्या कसूर है? लिहाज़ा मरियम नवाज़ साहिबा को एग्ज़ेम्प्ट करते हैं इस पूरी कार्रवाई से।
लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, तब से लेकर ये मेरे ख़्याल से परसों का वाक़या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या अभी इसको यानी कि 24 घंटे से कम ज़्यादा का वक़्त हो गया। परसों नहीं, कल का वाक़या है ये। 24 घंटे से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। तब से लेकर अब तक मरियम नवाज़ साहिबा ने इसके ऊपर एक कदम नहीं उठाया। यानी कि वो जो कहानियाँ हैं ना, वो बातें, वो फैसलाबाद जिस बेचारे गले में डोर फिरी, उसके घर तो चली गई हैं, वो भी एक अलग कहानी है, उधर जाके क्या हुआ। लेकिन जहाँ ख़वातीन को नंगा किया गया, जहाँ ख़वातीन की नंगा करके तलाशी ली गई, जहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, मरियम नवाज़ साहिबा चुप है, खामोश। तो ये जो ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ और ये नारे ना लगाएँ फिर आप। आप अपनी एमपीए की हिफाज़त करें, आप मॉडल टाउन के क्लब की हिफाज़त करें, आप मॉडल टाउन की सियासत की हिफाज़त करें और आप कर्नल रिटायर्ड कारदार के ग्रुप की हिफाज़त करें। आपको क्या ज़रूरत है फिर नारे लगाने की? तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, नंबर 1। उस्मा कारदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन इकराम, इसी तरह का एक वाक़या पेश आता है और वो वाक़या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक एमपीए है और उसको काले शीशे लगाने के ऊपर पुलिस वाले ने मना किया। उसने लोग इकट्ठे किए, वीडियो बनवा रहा और कह रहा है, "जब तक तू कैमरे दे सामने माफ़ी नहीं मांगेगा, तेरी जान नहीं छुटनी। मैं कोई आम अल्लाह तआला एमपीए नहीं हाँ, मेरा नाम फलाना है।" ठीक है? नाज़रीन इकराम, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीए को यहाँ पर सांस लेने की इजाज़त नहीं है। पीटीआई के एमपीए का पता चल जाता है पीटीआई का एमपीए, तो उसे लम्मा डाल लेते हैं ये लोग। एक स्पाई भी वहाँ पे बादशाह बन जाता है, एक स्पाई भी जो है ना वो मान नहीं है और यहाँ पर भीगी बिल्ली बने हुए हैं उनके सामने, भीगी बिल्ली बने हुए हैं। इस वाक़ये के ऊपर भी मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ नहीं बोला। मरियम नवाज़ साहिबा चुप। मरियम नवाज़ साहिबा कोई बात नहीं कर रही। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो 4 बेटियाँ हैं मरियम नवाज़ साहिबा जिनके साथ ये हरकत हुई है, वो आप कुछ शर्म करें और ये बताएँ कि वो 4 बेटियाँ किसी की बेटियाँ नहीं हैं? या ये जो पुलिस वाला है, ये रियासत का मुलाज़िम नहीं है? या आपके घर का मुलाज़िम है? यानी आप खौफ़े खुदा कीजिए, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा? यानी आप अपनी दोस्तियाँ निभाइए, आप सब कुछ कीजिए, आप उस्मा कारदार से निभाइए। उन्होंने जी आपके साथ वफ़ा की थी, उन्होंने बुशरा बेगम के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए थे, इमरान खान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए थे और आपके साथ उन्होंने वफ़ा की थी, ठीक है। लेकिन ये बात तो मत भूलिए कि वो जो गरीब ख़वातीन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है आपने। आप बड़े वादे करके और नारे लगा के आई थी और वहाँ पे गरीब बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? अल हफ़ीज़ अल अमान। वहाँ पर तो छोड़ ही दीजिए, जो है ना, वो क्या कहानी चल रही है और फिर पुलिस वालों की भी आप छोड़ दीजिए। दूसरी नाज़रीन कराम बात ये है कि इस वक़्त मैंने सुबह एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि भाई लोगों के दरमियान और शहबाज शरीफ के दरमियान पहला फड्डा पड़ चुका है। उस फड्डे की कुछ मज़ीद तफ़सीलात सामने आई हैं। उस फड्डे में पता चला है जी, ये कहा गया, भाई लोगों ने शिकायत की है कि आपको कहा भी था कि औरंगज़ेब साहब को आपने इख्तियार देने हैं, फिर भी आप 2 नंबरी कर रहे हैं। औरंगज़ेब साहब को आप एक बगैर इख्तियार वाली जो है ना वो कुर्सी देने के लिए कोशिशाँ हैं कि जहाँ पर वो परफ़ॉर्म ना कर सकें। यानी कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर आप उनकी जगह खुद अपने आप को लेकर बैठ रहे थे और फिर इसी तरह से इसहाक़ साहब को रखा हुआ था। तो एक ही दिन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये डिसीज़न्स वापस लेना पड़ गए। जिससे अंदाज़ा हो गया दुनिया भर के अंदर कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब असल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ना ही ये बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पर असल कहानी कुछ और ही चल रही है, यानी कि कोई और ही गंगा बह रही है। यहाँ पे कुछ और ही मामला चला हुआ है। ठीक है जनाब? एक और कहानी सुने जनाब। दूसरा जनाब, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये इतने बेबस प्राइम मिनिस्टर हैं कि इरसा का चेयरमैन इनसे लगाया नहीं जा रहा। इरसा का जो चेयरमैन लगाया, उसका फैसला भी वापस लेना पड़ा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, यहाँ पर भी सूरत-ए-हाल खराब ही है। अच्छा जनाब, अब सुन लीजिए अगली कहानी। अगली कहानी ये है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चली गई है कोर्ट के अंदर। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वजूद से इमरान खान के वजूद ही खत्म करना पड़ेगा और जो मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने कहा जी फितने का सर कलम करना पड़ेगा। ये दोनों का इशारा इमरान खान की तरफ है, तो ये इतने डेस्परेट क्यों हैं? इमरान खान को जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। पीटीआई ने इसके ऊपर बड़ी देर की है, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, इसके ऊपर उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है ना वो लॉन्च कर दी है, जो मुझे उम्मीद है उसको कैटर किया जाएगा। और जनाब आखिरी खबर सुन लीजिए। आखिरी खबर ये है कि इस वक्त हाफिज फरत जो है वो ऐसा नाम है जो पीटीआई के लिए कुछ बोल रहा है और उन्होंने आज ये शेर भी बोला है कि कमीने जब अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि क्या हैसियत है इन गुबारों की, चंद हवाओं से फूल जाते हैं।
इसके ऊपर बड़ा रौला शैला मचा है और स्पीकर साहब ने इसको हज़फ किया है। लेकिन बात तो दुरुस्त है कि कमीने जब अरूज पाते हैं, उसकी मिसालें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। फिर अब इनके वादों में ना ये इनकी परफॉर्मेंस देखिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।